लेकिन हिंदुस्तान में किसी को अगर सस्ता गेहूं मिलना चाहिए, सस्ता अनाज मिलना चाहिए, तो सस्ती मछली भी तो मिलनी चाहिए, सस्ता मीट भी तो मिलना चाहिए। सभी को स्वतंत्रता है कि जब मन करे वेज खाए या नॉन वेज खाए। ओवैसी साहब दाढ़ी और टोपी और शेरवानी के साथ कह रहे हैं कि वो गारंटी लेकर के कहते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में मुसलमान सुरक्षित है। उसका ये जो स्टेटमेंट है ये रिकॉर्ड करके रखिएगा, क्योंकि जब वापस आएगा और एनआरसी होगा और चिल्लाएगा तो मैं और आप दोनों मिलकर के शेरवानी खोल के मारेंगे उसका। दोस्तों, बकरीद से पहले भारतीय जनता पार्टी से जुड़े नफरती चिंटुओं और उनके नेताओं के भाषण इतने जहरीले हो चुके हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं जिसमें सीधे तौर पर लोगों का वध किए जाने की धमकी दी जा रही है। वध किए जाने की धमकी दी जा रही है। क्यों धमकी दी जा रही है? बकरीद से चंद घंटे पहले, सुबह बकरीद है और शाम को एक दिन पहले इस तरीके के भाषण दिए जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? आज के इस वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा। और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस दौरे में असदुद्दीन ओवैसी साहब को भेजा था और पूरी निष्ठा और देशभक्ति का लोहा माना असदुद्दीन ओवैसी के, लेकिन अब उसी भारतीय जनता पार्टी के नेता असदुद्दीन ओवैसी को नंगा करके दाढ़ी नोचने की बात कर रहे हैं। कितने नीच और कितने गिरे हुए ये लोग हैं दोस्तों। उस बयान पर भी, वो बयान भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। और साथ में आपको बताऊंगा कि कैसे, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार ऐसे मुद्दों को हवा दे रही है। और आखिर में एक और खबर दिखाऊंगा दोस्तों, किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारे विभागों का क्रेडिट, सारी सरकारों का क्रेडिट एक बार फिर से तिरंगा लहरा करके ले लिया। प्रधानमंत्री कश्मीर तब नहीं गए जब हमारे टूरिस्ट मारे गए, तब नहीं गए जब हमारे बच्चे मारे गए, तब नहीं गए जब सरहद पर पाकिस्तानी गोलाबारी में तमाम सारे लोग शहीद हुए, लेकिन अब जब क्रेडिट लेने की बात आई तो दौड़े दौड़े चले गए। वो तस्वीरें भी दिखाऊंगा और उस पर कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं का क्या कहना है वो तस्वीरें भी दिखाऊंगा। और आखिर में एक बयान जो सीधे तौर पर अखिलेश यादव को मुगल शासकों की आखिरी बात कह रहा है, आखिरी पैदाइश कह रहा है एक तरीके से, उसको लेकर के बताऊंगा उस पर किस तरीके से जवाब दिया गया है भारतीय जनता पार्टी के नेता को। और अब्बास अंसारी की जो सदस्यता गई है उस पर अखिलेश यादव का क्या बयान आया है, सारी तस्वीरें सब कुछ दिखाऊंगा दोस्तों। लेकिन सबसे पहले बिना देरी किए, बिना समय गंवाए आपको ये भाषण सुनना चाहिए और जरूर सुनना चाहिए। हम सभी लोगों को संकल्प लेना है कि कोई भी पशु जो प्रतिबंधित है किसी भी रूप में हम कुशीनगर में, उत्तर प्रदेश में नहीं कटने देंगे। आप पूछेंगे प्रतिबंधित पशु कौन कौन है, तो हम सभी की मां गौ माता, जिस गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, उसकी रक्षा हम लोगों को करना है। गाय नहीं कटेगी, बछड़े नहीं कटेंगे, ऊंट नहीं कटेंगे, बड़े पशु नहीं कटेंगे। यह बड़ा प्रतिष्ठा हम लोगों को यहीं से लेना है। आज पूज्य महाराज जी के जन्मदिन पर हम सभी लोगों को हाथ उठाकर के शपथ लेना है कि किसी भी सूरत में प्रतिबंधित पशु मुसलमानों को हम नहीं कटने देंगे। और यदि प्रतिबंधित पशु कटे तो जिस तरह से पशु कटेंगे उसी तरह से मुसलमान कटेंगे और खून की धारा कुशीनगर में बहुत। दोस्तों, ये जो भाषण है जो अभी आप सुन रहे थे, जिसमें सीधे तौर पर वध करने की धमकी दी जा रही थी, जिसमें सीधे तौर पर खुले मंच से हिंदू स्वाभिमान दिवस के मौके पर ये जो आदमी बोल रहा था, इसका नाम राजेश्वर सिंह है। खतरनाक भाषण देते हुए इस व्यक्ति ने कहा कि अगर प्रतिबंधित जानवरों का वध किया गया तो हम मुसलमानों का भी वध उसी तरह से करेंगे, कुशीनगर में खून नहीं बहेगा। सीधे तौर पर इसने धमकी दी। लेकिन क्या ऐसे लोग, ऐसे नफरती चिंटू क्या प्रधानमंत्री की बात नहीं सुनते क्या? क्योंकि प्रधानमंत्री तो कुछ और कह रहे हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जो मर्जी आए आदमी वो खाएगा। सुनिए जरा। कानून किसी को भी कुछ भी खाने से नहीं रोकता है। सभी को स्वतंत्रता है कि जब मन करे वेज खाए या नॉन वेज खाए। अब ऐसे नफरतियों के जवाब में प्रधानमंत्री के इस तरीके के पुराने वीडियोस
वायरल हो रहे हैं। रागा फॉर इंडिया नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने ये वीडियो जारी किया मोदी जी का, जिसमें लिखा गया कि कानून कभी भी किसी को कुछ भी खाने से रोक नहीं सकता, सरेंडर मोदी। आप वेज खाएं या नॉन वेज, फुल आज़ादी है। ये बात नरेंद्र मोदी ने कही है दोस्तों। अब चूंकि बकरीद है तो बकरीद पर नए नए तरह के नमूने भी सामने आ रहे हैं। अभी तक आपके सामने वो नमूने सामने आ रहे थे जो कह रहे थे कि केक काटकर बकरीद मना लो। मैं आपको अभी एक ऐसा नमूना दिखाने जा रहा हूं जिसने गौशालाओं की तर्ज पर बकराशाला बना लिया है। उत्तर प्रदेश के बागपत में एक व्यक्ति ने बकरों का एक तरीके से उनका रहने का एक वो बना दिया, बकराशाला बना दिया, और मंडियों से खरीद कर ये बकरे जो है दोस्तों, जो मंडियों में बिकने आते थे उनको खरीद करके अपने बकराशाला में ला रहे हैं। इन भाई साहब का दावा यह है कि अब तक 650 बकरे अभी इनके पास हैं, लेकिन बकरीद तक 800 पहुंच जाएंगे। यानी कि जो बकरे बकरीद में कटने के लिए आ रहे हैं वो बकरे ये जैन बंधु लोग जो है ये खरीद के अपने बकराशाला में ला रहे हैं। क्या कह रहे हैं इन्हीं के शब्दों में आप सुन लीजिए। बकरा अब से लगभग 10 वर्ष पूर्व हमारे राजऋषि राजेंद्र मुनि जी हमारे यहाँ आए थे। उन्होंने हमारी जैन समाज को प्रेरणा दी थी कि ये कहा जाता है कि बकरा अपनी मौत नहीं मरता, और आप अहिंसा प्रेमी हैं, भगवान महावीर के अनुयायी हैं, तो मैं चाहता हूं पूरे देश में गौशालाएं तो बहुत हैं, लेकिन बकराशाला आप बनाएं और बकरा अपनी मौत मरे, ये मेरी भावना है। तो उनकी प्रेरणा से हमने एक छोटी सी जगह में, पहले 800 गज की जगह थी हमारी जैन समाज की, वहां बकराशाला प्रारंभ की थी, लेकिन बाद में हमें सब समाज का सहयोग मिलता रहा तो हम इसको अभी हमने 5000 गज जमीन पिछले वर्ष खरीद के और 5000 गज में हमने यहाँ पे बकराशाला का अभी तक मतलब जो हजारों बकरों की जान बचाई जा चुकी है। वर्तमान में हमारे पास 650 बकरे हैं और इस आने वाले ईद तक हमारा लक्ष्य ये 800 करीब बकरे हमें। कैसा देखिए उसकी कीमत से हाँ, उसकी कीमत ऐसा है कि मंडी में जाते हैं, ईद से पहले जो विभिन्न शहरों में मंडियां लगती है बकरों की, वहां से हम खरीदते हैं। हमने अपनी एक सहयोग राशि 11,000 रुपये प्रति बकरा रख रखी है, लेकिन किसी भी कोस्ट पे हमें रास्ते चलते हुए कोई बकरा मिल जाए तो उसकी जान बचाने के लिए हम जो भी कीमत वो मांगता है हम उसको देते हैं और बचाने की प्रयास करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से बातचीत हो रही है। अब बात करते हैं दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी साहब की। दोस्तों आपको पता है कि असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम कंट्रीज के प्रतिनिधि मंडल में गए थे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताने। इस पर जब वापस आए तो अंजना ओम कश्यप ने असदुद्दीन ओवैसी साहब का इंटरव्यू किया, उनसे बातचीत की, उसमें तमाम सारे तरीके के सवाल किए। असदुद्दीन ओवैसी ने बहुत दो टूक जवाब दिया, जिसके बाद अंजना ओम कश्यप का मुंह बंद हो गया। वो वीडियो मैंने आपको इससे पहले के वीडियो में दिखाया भी है, क्योंकि अब ये वीडियो इसलिए दिखाना ज़रूरी है क्योंकि नफरती चिंटू, भारतीय जनता पार्टी के नफरती नेता अपनी हैसियत और अपनी औकात दोनों भूल चुके हैं। शब्दों की मर्यादा लांघ रहे हैं, किसके लिए क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए कोई फर्क नहीं पड़ता इन लोगों को। इसलिए अंजना ओम कश्यप का ये बयान, ये जो अंजना ओम कश्यप को जो जवाब दिया ये सुनना चाहिए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के उस नफरती नेता का बयान भी आपको सुनाऊंगा, पहले ये देखिए। क्योंकि राहुल गांधी जिस तरह से हमलावर हैं सर, उन्होंने फिर से कहा है और बीते दिन उनके एक भाषण को लेकर बहुत बवाल मचा हुआ है, नरेंद्र सरेंडर। आप गए थे विदेशों में, क्या इस तरह की लैंग्वेज, इस तरह की भाषा देश के प्रधानमंत्री के तौर पर, प्रधानमंत्री के लिए सही है? एक ही कहना है कि जब हमने सेसेशन का ऐलान किया कि अब हमारे तरफ से कोई गोली नहीं चलेगी, गोला नहीं चलेगा, तोप नहीं चलेगी, मिसाइल ब्रह्मोस नहीं चलेगा, मेरा उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये बात देश को, हमारे देश के प्रधानमंत्री को, वजीर आजम को बताना चाहिए था या पॉलिटिकल लीडरशिप को बताना चाहिए था। हमको ये बात मालूम हो रही अमेरिका के एक प्रेसिडेंट के ट्वीट के जरिए से, तो ये मेरा ऑब्जेक्शन था। अब यही पहलगाम में जो कुछ हुआ, ये क्यों हुआ, इसकी अकाउंटेबिलिटी किस पर आयद होगी। हम उम्मीद करते हैं कि जब पार्लियामेंट का ये मॉनसून सेशन शुरू होगा जुलाई में, हम इसको रखेंगे बात को और सरकार से सवाल पूछेंगे कि कैसे सिक्योरिटी लैप्स हुआ, इसकी अकाउंटेबिलिटी किस पर आएगी और फिर हमारी डिटरेंस पॉलिसी क्या होगी। तो ये सवाल तो उठेंगे और हम उठाएंगे पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन में। तो दोस्तों अपनी बात साफ कर दी सरेंडर वाले बयान पर। ओवैसी साहब ने कह दिया कि सरेंडर तो किया ही है, किया नहीं होता तो अब तक बता दिया होता कि किसकी वजह से युद्ध बंद हुआ, लेकिन नहीं बताया। अच्छा, इसी को लेकर के एक नफरती महिला है, भारतीय जनता पार्टी की नेता अपने आप को बताती है, इसका नाम है नाजिया। इसने असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए
बेहद अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया, दाढ़ी नोचने की बात कही है, नंगा मारने की बात कही है। सुनिए जरा। ओवैसी साहब दाढ़ी और टोपी और शेरवानी के साथ कह रहे हैं कि वो गारंटी लेकर के कहते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में मुसलमान सुरक्षित है। अब तो ओवैसी ने बोल दिया है और उसका ये जो स्टेटमेंट है ये रिकॉर्ड करके रखिएगा, क्योंकि जब वापस आएगा और एनआरसी होगा और चिल्लाएगा तो मैं और आप दोनों मिलकर के शेरवानी खोल के मारेंगे उसका। यूसीसी होगा तो मैं और आप दोनों उसका दाढ़ी नोच के मारेंगे। और वक्फ बोर्ड संशोधन बिल 2025 एकदम खैर खूबी से पास हो तो चुका है, जजमेंट आ जाएगा, हमको पता है हमारे पक्ष में ही आएगा क्योंकि संवैधानिक तरीके से हुआ। अब अगर ये चिल्लाया कि ये हमारे अल्लाह की जमीन है तो बहुत रोड पे नंगा करके मारेंगे उसको। तो दोस्तों अब ये बात ये कही जा रही है और असदुद्दीन ओवैसी तो खुद भी कह रहे थे कि घर का मामला घर में हम निपटाएंगे, बाहर नहीं जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से नफरती चिंटू अपनी अपनी जाहिलियत का मुजाहिरा खुलेआम कर रहे हैं, लेकिन भाजपा की सरकार है, इसमें कुछ होने देने वाला नहीं है। अब एक खबर आपको दिखाता हूं उत्तर प्रदेश के लखनऊ से, किस तरीके से एक स्कॉलर का एक प्रोफेसर ने शोषण किया। दोस्तों एक लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में सीधे तौर पर जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें ओवरऑल तरीके से यह बताने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से गलत और गंदे वीडियो उसको दिखाए जाते थे, किस तरीके से उसका सालों साल तक शोषण होता रहा और अकेले में मौका पा करके इस तरीके के गंदे गंदे उसको वीडियो दिखाए जाते थे। और यह बाकायदा चिट्ठी लिख करके इस प्रोफेसर को के बारे में शिकायत की गई दोस्तों। और यह प्रोफेसर है बाबू बनारसी दास BBU का दोस्तों, BBU का प्रोफेसर है, उसका नाम है राजेश कुमार। ऐसे में ये चिट्ठी लिखकर अब उस स्कॉलर ने, उस छात्र ने एक तरीके से चिट्ठी लिख करके एक्शन की मांग की है, न्याय की गुहार लगाई और कहा अगर एक्शन नहीं हुआ तो आत्महत्या कर लेगा। इस तरीके से दोस्तों चीजें चल रही हैं। दोस्तों आप सभी को पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कश्मीर में उसका उद्घाटन किया है। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जो टनल होती है या यूं कहें ट्रेन के लिए जो ओवरब्रिज होता है उसके लिए ट्रेन की वो की है दोस्तों। अब इसको लेकर के सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी कामयाबी भी बताई, तिरंगा झंडा लहराते हुए वीडियोस वायरल हो रहे हैं, इधर उधर तिरंगा लहरा रहे हैं, घूम रहे हैं एकदम। चिनाब का पुल जो तैयार हुआ है उस पर एकदम मतलब पूरा का पूरा जिस तरीके से एक प्रधानमंत्री का इवेंट होता है वैसे ही किया गया है। अच्छा, इसी इवेंट को लेकर के, इसी वीडियो को लेकर के अब जो है सुरेंद्र राजपूत ने जवाब दे दिया। सुरेंद्र राजपूत ने जवाब दिया संगीत रागी को। संगीत कुमार रागी को आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं और बतौर विश्लेषक बैठते हैं, खुल करके बात नहीं करते, फिर भी पता नहीं क्यों। खैर, संगीत रागी ने कहा प्रधानमंत्री का तिरंगा लहराते हुए कश्मीर में रेलवे पुल को निहारते हुए फिर चलने का ये स्टाइल, बॉडी लैंग्वेज आज फिर विपक्षियों को चिढ़ाएगा। इसी को लेकर के सुरेंद्र राजपूत ने इनको आईना दिखा दिया। सुरेंद्र राजपूत ने कहा चिनाब का पुल तैयार है, मोदी जी उद्घाटन कर रहे हैं, अच्छी बात है संगीत रागी जी, लेकिन इसको बनाने में भारतीय रेलवे, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT DRDO की सहायता ली गई और नेहरू जी नहीं होते तो ये संस्थाएं नहीं होती और ना ही मोदी जी डंडा पकड़ करके झंडा लहरा रहे होते। सीधे तौर पर सुरेंद्र राजपूत ने ये कह दिया। अब ये कहना था, इसको लेकर के तमाम सारी बयानबाजियां शुरू हो गई। इसी वीडियो को शेयर करते हुए सरल व्यंग नाम का ट्विटर हैंडल है, वो उन्होंने लिखा कि 1971 में इंदिरा गांधी सरकार में इस पर विचार किया गया, ये जो चिनाब पे पुल बना। फिर 1995 में नरसिम्हा राव की सरकार में इसे स्वीकृति मिली। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया और 2004 से 14 तक मनमोहन सरकार ने बजट बढ़ाते हुए इसका महत्व बरकरार रखा। लेकिन मैंने किया और मैंने काटा फीता तो मैं ही काटूंगा दोस्तों। और मोदी जी ने फीता काट दिया। इस तरीके के व्यंग और तंज जो है वो कसे जा रहे हैं दोस्तों। इधर राहुल गांधी ने एक बार फिर से नरेंद्र वर्सेस सरेंडर का मामला छेड़ दिया है। लगातार राहुल गांधी नरेंद्र मोदी ने सरेंडर किया इस तरीके के बयान दे रहे हैं। आज फिर एक तरीके से राहुल गांधी ने इस पर हमला बोला और फिर से बताया कि किस तरीके से ट्रंप 11 बार कह चुके हैं कि मेरे दबाव में सीज फायर हुआ, लेकिन नरेंद्र मोदी ने सरेंडर किया, वो देश के सामने कबूल नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी ने क्या कहा ये भी सुनिए जरा। ट्रंप साहब ने 11 बार बोला है, 11 बार
कि मैंने नरेंद्र मोदी को सरेंडर करवा दिया। 11 बार बोला है पब्लिक में। नरेंद्र मोदी जी चू नहीं कर पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ये नहीं बोल पा रहे हैं कि ये जो ट्रंप है ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो सच्चाई है। तो दोस्तों, इस तरीके से राहुल गांधी ने अपनी बात रखी। अच्छा, एक और बात, आप सभी को पता है कि आज जो है बीते दिन एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। संगीत सोम का, सरधना से विधायक रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक हैं, और इस बार उनको समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट ने हरा दिया था। अब जो है ऐसे में, और अच्छा, संगीत सोम अपने नफरती बयानों के लिए जाने जाते हैं, एकदम जाने जाते। ताजमहल को लेकर के पता नहीं क्या क्या बयानबाजी करते रहते हैं। अब इन्होंने नई बयानबाजी की, अखिलेश यादव को मुगलों का एक तरीके से आखिरी उत्तराधिकारी बता दिया। ऐसे में मुगलों का वंशज बताने की कोशिश की। समाजवादी पार्टी को लेकर के दोस्तों तमाम सारे लोग इस पर लिख रहे हैं। अमित यादव लखनऊ में अपने आप को पत्रकार कहते हैं, इन्होंने लिखा कि सरधना विधानसभा के लोग बता रहे हैं कि चुनाव हारने के बाद संगीत सोम का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। क्या बात ये सच है? अच्छा, इसी वीडियो को कोट करके सुरेंद्र राजपूत ने कहा, अगर अखिलेश यादव जी आखिरी मुगल हैं तो क्या मोदी जी और योगी जी क्वीन विक्टोरिया यानी कि अंग्रेजों के वंशज हैं या नुमाइंदे हैं? इंडिया गठबंधन के नेताओं को जितना गलत बोलोगे उतना कड़वा सच भाजपा को सुनना पड़ेगा। सुरेंद्र राजपूत क्या कह रहे हैं, ये सुनिए जरा। पिछड़े समाज का कोई व्यक्ति जैसे ही समाज में आगे बढ़ता है, राजनीति में आगे बढ़ता है, भारतीय जनता पार्टी और संघ वालों के पेट में दर्द होने लगता है। अखिलेश यादव जी को आप आखिरी मुगल कह रहे हैं, इसका मतलब क्या नरेंद्र मोदी जी को क्वीन विक्टोरिया का वंशज कह रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी जी अंग्रेजों से आए हुए हैं? औलाद हम नहीं कहेंगे, खराब हो जाएगा। संगीत सोम साहब, अपनी हैसियत का अंदाज रखिए कि आप किसके बारे में क्या कह रहे हैं। इंडिया गठबंधन के बहुत मजबूत नेता हैं श्री अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी हों, राहुल गांधी जी हों, इनके ऊपर टीका टिप्पणी करने से पहले आप ये तो देख लीजिए कि चुनाव तक जो आदमी न जीत पा रहा हो और जिसके ऊपर बूचड़ खाने का मालिक होने का आरोप लगा हुआ हो, वो किस तरीके की भाषा का उपयोग कर रहा है। समय आने पर सब चीज़ों का हिसाब किताब संविधान लेगा। तो दोस्तों, इस तरीके से सुरेंद्र राजपूत ने एक बार फिर से अपनी बात रखी। अब एक तस्वीर मैं दोस्तों और आपको दिखाना चाहता हूं। दोस्तों, आपको पता है कि बीते दिनों अब्बास अंसारी की सदस्यता को रद्द कर दिया गया, उनको 2 साल की सजा हो गई। इसको लेकर के अखिलेश यादव का आज एक बयान सामने आया और अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर कहा कि अब्बास अंसारी की जो सदस्यता है उसको बाकायदा रद्द करवाया गया है। अखिलेश यादव का ये बयान सुनिए। अब्बास अंसारी की सदस्यता जानबूझ करके ली है, सरकार ने जानबूझ करके ली है, और अगर इन्हीं स्टेटमेंट्स पे किसी की सदस्यता ली जा सकती है तो इसके सरकार के बैठे हुए लोग क्या बोल रहे हैं? क्या मेरा डीएनए याद दिलाएंगे वो लोग? क्या समाजवादियों का डीएनए पूछेंगे? जितनों ने डीएनए की बात की उनकी सदस्यता क्यों नहीं लेते हैं जज लोग? जो लोग डीएनए पूछ रहे हैं उनकी सदस्यता क्यों नहीं जा रही है? मुझे तो लगता है कि फैसला भी जाति के आधार पर हो रहा है। तो दोस्तों, इस तरीके से अखिलेश यादव ने अपनी बात रखी। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी जैसे ही कुछ नया करती है तुरंत एक्सपोज हो जाती है। बकरीद पर किस तरीके से नफरत फैलाने का काम चल रहा है, किस तरीके से सीधे तौर पर वध करने की धमकियां दी जा रही हैं। अब देखना होगा कि ऐसे लोगों पर एक्शन होता है या नहीं होता है, हालांकि उम्मीद कम ही है। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।